Hello everyone. Uh, Welcome to the series of Science and Technology Decoding from the Perspective of UPSC. जनरली ये मेरा कोर एरिया ऑफ डिस्कशन नहीं है. बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पे डिस्कशन ज़्यादा लेता हूँ. बट दिस लेक्चर हैज़ बिन डिज़ाइंड ड्यू टू द डाउट. कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और सर कोविड की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो हमको किस तरीके से कोविड की न्यूज़ को समझना है. So from that viewpoint, I have designed this lecture and I will try my best to share my experience कि मैंने किस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एरियाज़ को कवर अप किया था. ये एक बहुत ही पॉपुलर डिस्कशन है बिकॉज आप में से ज़्यादातर लोग कोविड के बारे में जानते होंगे, काफ़ी सारे टर्म्स भी आपने सुने होंगे. रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म न्यूज़पेपर में आ रहा है जिसका नाम है दिस हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली इसको डिस्कस करने का रीज़न ये है कि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मे बी दिल्ली इज रीचिंग टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी. सो दैट इज द रीज़न व्हाई द नंबर ऑफ केसेस इन दिल्ली, द कोविड केसेस इन दिल्ली आर बीइंग रिड्यूस्ड. उन्होंने एक रीज़न दिया है कि हर्ड इम्यूनिटी कहीं ना कहीं दिल्ली में आ रही है और जिसकी वजह से केसेस कम हो रहे हैं. अब ये जो डिस्कशन है ये आपको इस पूरे टॉपिक पे किस तरीके से यूपीएससी के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको कहाँ कहाँ पे सावधानी बरतनी है कॉन्सेप्ट्स को समझने में. बिकॉज यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्स पे कम होते हैं. और अंडरस्टैंडिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक यूपीएससी के क्वेश्चंस को कर पाना मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, रेदर आपको मल्टीपल ऑप्शन, से फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट. इसमें जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. जैसे कि एक क्वेश्चन को देखते हैं जो मैंने डिजाइन किया है विद रेफरेंस टू कोविड. विद रेफरेंस टू कोविड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है कोविड-19 इज अ म्यूटेटेड वर्जन ऑफ सार्स, which is itself a dangerous respiratory syndrome occurred way back in early 2000. Second statement है a serological survey conducted. Now this serological survey was recently conducted in Delhi और उस सर्वे को बोला गया था serological survey. A serological survey conducted for ascertaining the extent of community transmission of COVID-19 is a dedicated sample-based methodological assessment of antibodies in human body. Third, an assessment of the presence of antibodies in human population is a strong indicator of herd immunity. Fourth, the vaccines of COVID-19 will work by promoting body immunity by injecting antibodies in humans. And fifth, the development of the herd immunity will reduce the incidence of disease considerably in the country. Considerably in the country. यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स पढ़ते समय इनके कीवर्ड्स पे ध्यान देना है. जहां तक मैं लेमैन की बात करूं तो मेरे लिए क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल है, बट अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आई कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट. दिस लेक्चर इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू आउट कि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे करनी है कोविड-19. ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें जो सर्वे, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, ये ऑप्शंस भी ठीक से देख लिए होंगे. जब हम डिस्कशन के एंड में पहुंचेंगे तब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्वे क्या था. देखिए, सर्वे एक सेरोलॉजिकल सर्वे था. इट वाज अ सेरोलॉजिकल सर्वे. ये एक सेरोलॉजिकल सर्वे था. ओके, सेरोलॉजिकल जो सर्वे था, देखिए सर्वे के लिए हमेशा एक सैंपल पॉपुलेशन चाहिए होता है. ये मैंने ब्रॉडर पॉपुलेशन का सर्किल बना दिया है और इसके अंदर मैंने बनाया है सैंपल पॉपुलेशन का सर्वे.
यस। सो सर्वे जो है वो कंप्लीट पॉपुलेशन का कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसमें सैंपल पॉपुलेशन लेते हैं। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है किससे, सैंपल पॉपुलेशन से। अब ये सर्वे था सेरोलॉजिकल, मतलब यहां पे टर्म है SERUM, सेरम। दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी से हमने सेरम को एक्सट्रैक्ट किया। किन ह्यूमन बॉडी से, फ्रॉम अ सैंपल साइज। सो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, दिल्ली की पॉपुलेशन अराउंड 1.8 करोड़ है, नॉट 18, इट इज अराउंड 1.8 करोड़। ओके, सो उसमें से हमने एक सैंपल निकाला। सैंपल कितने का था, सैंपल था अराउंड 21,000 पीपल। अब ये देखिए सैंपल दो तरीके से हो सकता है। पहला सैंपल, सैंपल हम निकाल सकते हैं रैंडम, रैंडम सैंपल निकाल सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, हमने किसी भी बेसिस पे पॉपुलेशन को अलग नहीं किया, हम रैंडमली पब्लिक को चूज किया और हमने उनका सेरम एक्सट्रैक्ट किया। ओके, और या फिर हम क्या करें, हम एक डेडिकेटेड सैंपल बनाएं। डेडिकेटेड दैट मीन्स व्हाट, मुझे एक सर्टेन पॉपुलेशन ग्रुप या एक कास्ट या फिर एक स्पेसिफिक रीजन इन दिल्ली को ही सेलेक्ट करना है, तो उसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड सैंपल। तो ये जो सेरोलॉजिकल सर्वे हुआ था जिसने ह्यूमन सेरम को एक्सट्रैक्ट किया था, ह्यूमन सेरम जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। अगर मैं बोलूं कि ये ब्लड सैंपल है और अगर मैं ब्लड को क्लॉट करने को अलाउ करूं, क्लॉटिंग करूं, व्हाट इज क्लॉटिंग, क्लॉटिंग इज बेसिकली कोगुलेशन। यस, तो जो ब्लड होता है अगर हम उसको कोगुलेट करें या फिर हम क्लॉट करें तो ब्लड जो होता है वो ऐसे थिक लिक्विड बन जाता है। ये जो बचा हुआ पार्ट होता है जो ब्लड स्ट्रीम में होता है, ये एक येलोइश मटेरियल होता है, इट इज अ येलोइश मटेरियल। ओके, ये जो येलोइश मटेरियल होता है इसी में हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज होती है। क्या होती है बॉडीज की, हमारे बॉडीज की एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज हमेशा कहां होती हैं, सेरम में होती है। व्हाट इज सेरम, ये जो ब्लड स्ट्रीम में जब कोगुलेशन होता है ब्लड का, तो जो बचा हुआ लिक्विड होता है येलोइश लिक्विड, इसको हम सेरम बोलते हैं और इन्हीं सेरम्स में एंटीबॉडीज पाई जाती है। ठीक है, सो हमने जो सेरम एक्सट्रैक्ट किया है, दैट मीन्स हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है, एक्चुअली हमने क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी, हमने एंटी बॉडीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। ओके, इनके एंटीबॉडीज बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि ये एक सेरोलॉजिकल सर्वे था जिसने ह्यूमन सेरम को एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम ए रैंडमाइज सैंपल जिसका साइज था 21,000। ओके, नाउ इस सर्वे ने कहा क्या, व्हाट दिस सर्वे वाज ऑल अबाउट। इस सर्वे का कुछ कंक्लूजन आया, उस कंक्लूजन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सी, सर्वे का कंक्लूजन ये था कि अराउंड 23% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट मीन्स जो मेरा सैंपल था 21,000 का, इसमें से 23% जो पॉपुलेशन है इसकी पास एंटीबॉडीज की प्रेजेंस है, एंटीबॉडीज जनरेट हुई। जो एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या होती हैं, एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन होती है, प्रोटीन विच इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। यस, सो एंटीबॉडीज इज बेसिकली प्रोटीन जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रमोट करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम से निकल करके आती है और यही जो प्रोटीन्स होते हैं दे फाइट अगेंस्ट वायरस। देखिए वायरस भी एक एंटीजन होता है और एंटीजन भी एक प्रोटीन होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए मिलिट्री और मिलिट्री की लड़ाई है, तो अगर मान लीजिए मिलिट्री ने अटैक किया है तो हम सिविलियन को थोड़ी लड़ाई करने भेजेंगे, हम एक मिलिट्री पर्सनल को ही भेजेंगे। इसीलिए जो वायरस होता है वो बेसिकली प्रोटीन होता है और इसीलिए हमको प्रोटीन ही भेजना होता है। जैसे वो स्टेटमेंट है ना, लोहा लोहे को काटता है, उसी तरीके से एंटीबॉडीज भी हमारे इम्यून सिस्टम से क्रिएट होती हैं, इम्यून सिस्टम उनको बनाता है। व्हेनेवर इन योर बॉडी, जब भी बॉडी में कोई एंटीजन या वायरस आता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज को बनाता है। तो जब रैंडमाइज सैंपल हुआ तो यह पता चला कि 23% के बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं। इसका मतलब है दीज पीपल आर इन्फेक्टेड विद व्हाट, कोरोना वायरस। तो कहीं ना कहीं
यहां से ये कंक्लूजन निकला कि 23% ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि अगर हम इस 18 करोड़ को मल्टीप्लाई करें 23% से तो कितना आएगा? इट कम्स आउट टू बी अराउंड अराउंड मोर देन 40 lakhs, मोर देन 40 lakhs। दैट मीन्स दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, अब दिल्ली में केसेस मान लो पहुंचे हैं 1.5 लाख, लेकिन दिल्ली की जो अराउंड 40 लाख, अगर रैंडम सैंपल है तो पूरी पॉपुलेशन में ऐसा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो इसका मतलब 40 लाख के पास ऑलरेडी एंटीबॉडी है, और वो एंटीबॉडी जिससे जो वायरस है इससे लड़ रही है। सो कहीं ना कहीं जब 23% की बात करें तो 23%, अगर हमारे एक सैंपल में 23% है, मतलब है जो एक्चुअल नंबर होगा वो शायद और ज्यादा हो। तो अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन की बॉडी में एंटीबॉडी बन गई है तो इस सिचुएशन को ही बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो एंटीबॉडी हमने अभी डिस्कस किया। व्हाट आर एंटीबॉडीज? दीज आर बेसिकली द प्रोटीन्स which are produced by the immune system of the body। इम्यून सिस्टम, तभी शायद बोला भी जा रहा है कि हमें कोविड में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, और यही प्रोटीन्स किससे लड़ते हैं? दे फाइट अगेंस्ट वायरस। यस, so if in your body there is a presence of antibodies, then it is expected that your body is immune towards virus। it is expected, I am not saying कि ऐसा होता है। ओके, नाउ वैक्सीन भी इसी तरीके से वर्क करती है। जो कोविड की वैक्सीन है इसमें हम जनरली क्या कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहा है, चाइना में, रशिया में, यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक वीकेंड वायरस लेते हैं, वीक वायरस। वो इतना वीक है कि हमारी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा, और इस वीक वायरस को हम लोग ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो जब ये वीक वायरस जाता है तो इसके रिस्पॉन्स में क्या क्रिएट होती हैं? एंटी बॉडीज। और ये कौन क्रिएट करता है? इम्यून सिस्टम। आई मीन्स योर इम्यून सिस्टम। यस, तो जब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्टिव इम्यूनिटी। क्योंकि एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी ये दूसरी चीज है। पैसिव इम्यूनिटी में हम वीकेंड वायरस को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में हम वैक्सीन के थ्रू सीधे एंटीबॉडीज को ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज बनाता है। पैसिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि हमें इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है। एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम, और एक्टिव इम्यूनिटी ज्यादा दिन तक चलती है। इट टेक्स टाइम। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये तुरंत इंजेक्ट की जाती है, जैसे हेपेटाइटिस ए में। इसमें हम लोग पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। लेकिन जैसे चिकन पॉक्स है, यहां पे हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें। इवन कोरोना में हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी की। दैट मीन्स हम ऐसे वीक वायरस को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके लिए इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज बनाएगा। दैट मीन्स वी वांट टर्निंग आउट टू बी एन एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज बेसिकली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर का मतलब यानी लाइफ टाइम है। जैसे कि कोरोना के लिए बोला जा रहा है कि बेसिकली अगर हम वैक्सीन बनाते भी हैं तो इट इज गोइंग टू गिव अस बेनिफिट फॉर मंथ्स टू ईयर। दैट मीन्स हमें ये बार बार यूज करनी पड़ेगी। ओके, अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? देखिए, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, और इस ग्राफ में मैं बता रहा हूं कि पहले डिजीज बढ़ी, एक लेवल तक गई, उसके बाद डिजीज कम हुई, खत्म नहीं हुई, कम हो गई। ये जो पीक वाला पॉइंट देते हैं, इसी पीक को हम लोग बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ये डिजीज है। अब देखिए, डिजीज भी कई तरीके की होती हैं। डिजीज को हम लोग एपिडेमिक भी बोल सकते हैं, डिजीज को हम लोग पैंडेमिक भी बोल सकते हैं, और डिजीज को हम लोग इंडेमिक भी बोलते हैं। और एक वर्ड और होता है कंफ्यूजिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटब्रेक। आउटब्रेक, देखिए ये 4 वर्ड होते हैं।
एंडेमिक मतलब होता है डिजीज इज बेसिकली कंसंट्रेटेड टू ओनली सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि अफ्रीका की कुछ एरियाज ऐसी हैं जहां पे हमेशा मलेरिया रहता है, ऐसे इंडिया का जो ईस्टर्न इंडिया पोर्शन है, जैसे जो बिहार और ईस्टर्न यूपी है, यहां पे आप देखेंगे जापानीज इंसेफेलाइटिस का इशू बहुत होता है। तो जब भी कोई डिजीज सर्टेन पॉपुलेशन या सर्टेन एरिया तक ही सीमित रहती है, इट इज कंटेन्ड इन अ सर्टेन रीजन ओनली, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमिक। ओके, अगर ये फैल करके ज्यादा एरिया में जाती है, ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करती है, तो यही इंडेमिक बन जाती है एपिडेमिक। और जब एक लार्ज एरिया से आप मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स और मल्टीपल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स व्हेन द कंप्लीट वर्ल्ड गेट्स अफेक्टेड विथ समथिंग, द सेम प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड एज पैंडेमिक। ओके, सो इंडेमिक अगर फैलती है तो क्या बनती है? इट बिकम्स एपिडेमिक। और एपिडेमिक अगर फैलती है तो क्या होती है? इसको बोलते हैं पैंडेमिक। तो ये होता है पैंडेमिक, ये होता है ईपी मीन्स एपिडेमिक, और ये होता है ईएन मीन्स एंडेमिक। ये जो फैलने का प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं आउटब्रेक। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है इसका मतलब ये होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी, जैसे मुझे लग रहा था कि अगले एक साल में 100 लोग इन्फेक्ट होंगे, लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन से ये ज्यादा हो गया, मान लो 1000 लोग इन्फेक्ट हो गए, तो इसको बोलते हैं आउटब्रेक। तो व्हेनेवर एन एंडेमिक आउटब्रेक्स इट बिकम्स epidemic, and whenever the epidemic outbreaks it becomes the pandemic. Okay, so these are differences. तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं चाइनीज डिजीज की। तो चाइनी बेसिकली क्या थी? एंडेमिक थी। एंडेमिक से वो क्या हुई? एपिडेमिक। एपिडेमिक से हो गई वो पैंडेमिक। ओके, अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये डिजीज का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, यहां के बाद ये कम हो गया। क्यों? क्योंकि व्हेन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स इन्फेक्टेड एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और वैक्सीनाइज्ड, अगर इनको हमने वैक्सीन दे दी या फिर ये इन्फेक्ट हो चुके हैं और ये मतलब ये डिस्चार्ज हो चुके हैं, इनका इलाज हो चुका है, तो इनकी बॉडी में ऑलरेडी क्या डेवलप हो जाती है? एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। और जब एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की बॉडी में अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिजीज का जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। इसी स्टेप को बोलते हैं हम लोग हर्ड इम्यूनिटी, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। So after herd immunity is basically a stage when an epidemic decreases. इसका मतलब ये नहीं है जीरो हो जाती है, इट डिक्रीजेस। इसको बोलते हैं हम लोग हर्ड इम्यूनिटी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्या एंटीबॉडी अगर बॉडी में है, हमारी अगर बॉडी में एंटीबॉडी है, इज इट इनफ टू प्रमोट हर्ड इम्यूनिटी? बिकॉज जो अभी टेस्ट हुआ था, जो सेरोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, the serological test conducted in Delhi, 21,000 का जो सैंपल था, इसने फाइंड आउट किया था प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे ये है कि प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इज नॉट इनफ टू टेल दैट द बॉडी हैज डेवलप्ड हर्ड इम्यूनिटी। व्हाई? बिकॉज यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज है। What is the amount of antibody? क्या हमारी बॉडी में इनफ एंटीबॉडीज बनी है? या फिर जो एंटीबॉडीज होती हैं ये भी कई टाइप्स की होती हैं। एक होती है न्यूट्रलाइजिंग, वन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, वन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ये जो होती है ये इंफेक्शन से लड़ती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अमाउंट, खूब सारी एंटीबॉडीज बन रही है नहीं बन रही है। सेकंड है कि क्या जितनी भी बन रही हैं उनमें से जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट हैं और कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। इस बात की जो असेसमेंट है उसने सेरोलॉजिकल टेस्ट ने नहीं करी है। सेरोलॉजिकल टेस्ट जो हुआ है उसने सिर्फ प्रेजेंस को पता किया है, ना कि अमाउंट और एक्सपेक्टेड एंटीबॉडी विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ओके, so antibody hona is not enough. You need to have a sufficient quantity, plus you need to have sufficient number of those antibodies called as neutralizing antibodies, which are necessary to fight the infection. Okay, now अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। COVID-19 is a mutated version of SARS
which is itself a dangerous respiratory syndrome occurred way back in early 2000. ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था. इसमें ध्यान से यहां पर लिखा है म्यूटेशन. देखिए जो भी वायरस है, अच्छा कौन सा वायरस होता है इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोना वायरस. इस आप सबको पता होगा. और बॉडी अ क्लास ऑफ वायरस कॉल्ड एज कोरोना वायरस. देखिए जो भी वायरस होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है. इसको हम एंटीजन भी बोलते हैं. यस. अब देखिए जो प्रोटीन होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स से बनता है. तुमने आपने नाम भी सुना होगा ATGC. तो ये एडिनोसाइन, थायमाइन, गुआमाइन एंड साइटोसाइन, ये जो होते हैं इनको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं. जो इनका अरेंजमेंट होता है वही प्रोटीन का सीक्वेंस होता है. से फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल रहा हूं ATGC ACGT, तो ऐसे करके नंबरिंग होती है. और इसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं, कंप्लीट सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग डीएनए. कंप्लीट सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं डीएनए. यस, जो ये नंबरिंग है जैसे, और ये स्पेसिफिक होता है. हर वायरस का एक स्पेसिफिक होता है. ये एक यूनिक क्वांटिटी होती है. जैसे हम भी ह्यूमन बीइंग एक से दूसरे से अलग कैसे होते हैं, बिकॉज जो हमारे बॉडी का डीएनए है हमको दूसरे से डिफरेंट बनाता है. ठीक है. सो जो डीएनए है, जो सीक्वेंस है, होता क्या है, जब सेल मल्टीप्लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल मल्टीप्लाई किया और 2 सेल्स बन गए, या फिर मान लो काफी सारे सेल्स बने, तो इन सारे ही सेल्स में इनका डीएनए होगा. तो एक सेल से आपने इतने सारे बनाए, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस क्या हुआ, फोटोकॉपी का. मैंने एक प्रिंट आउट को 5 और 6 प्रिंट आउट में कैसे निकाला, फोटोकॉपी की. तो ऐसे ही डीएनए की भी फोटोकॉपी होती है. इन सब में भी डीएनए फोटोकॉपी होकर आता है. और ये जब फोटोकॉपी होती है, सिंस ये नेचुरल प्रोसेस होता है, कोई मशीन तो है नहीं, इसलिए यहां पे क्या हो जाता है, एरर होता है इन फोटोकॉपी में. और इसी एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन. जिससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे ATGC, उसके बाद हो गया TACG. समझ में आ रहा है. तो कई बार हुआ कि मतलब इससे थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया फोटोकॉपी में. इसी को म्यूटेशन बोलते हैं. ओके. सो जो सार्स था ये चाइना में 2003 में हुआ था. इट वॉज एन एपिडेमिक. काफी कंट्रीज से अफेक्ट हुई थी. और इसी का जो म्यूटेटेड वर्जन है उसको कोविड-19 बोला जा रहा है. इसीलिए इसका पूरा नाम है सार्स, SARS, सार्स कोविड-19 ऐसे बोला जाता है. कोविड-2 भी बोला जा रहा है, बिकॉज सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है ये. यस. सो उसी जो वायरस है एक म्यूटेटेड वायरस है. यस. सो कोविड-19 इज अ म्यूटेटेड वर्जन ऑफ सार्स इन विच it is a dangerous one of a respiratory syndrome occurs way back in early 2000. करेक्ट है ये स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट की बात करते हैं. अ सेरोलॉजिकल सर्वे. सर्वे किसका है, सेरम का. सेरम क्या है, येलोइश पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर द ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड. तो अ सेरोलॉजिकल सर्वे कंडक्टेड फॉर असरटेनिंग द एक्सटेंट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन. यहां तक तो ठीक है. इन अ डेडिकेटेड सैंपल. डेडिकेटेड सैंपल तो नहीं था यहां पे, कौन सा था, रैंडम सैंपल था. हमने पढ़ा था इसको, रैंडम सैंपल बेस. यस. मेथोडोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है, मेथोडोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ एंटीबॉडीज इन ह्यूमन बॉडी. बट ये असेसमेंट क्या है, ओनली आइडेंटिफिकेशन. It does not tell us about the amount or the required antibodies, that whether there is a presence of neutralizing antibodies or not. ठीक है ना. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहां पे डेडिकेटेड लिखा है, लेकिन हमने क्या किया है, रैंडम सैंपल किया है. ओके. An assessment of the presence of antibodies in human population is a stronger indicator of herd immunity. No, it is just an indicator. Strong indicator नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि presence of antibodies से enough नहीं है. Whether there is a required, whether there is required amount and whether there is a presence of neutralizing antibody or not.
ठीक है ना। तो इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग, इट इज जस्ट एन इंडिकेटर। सो जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने जो कमेंट किया है, इट इज हैविंग लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। ओके, एक दो ऑप्शंस और हैं। वैक्सीन ऑफ कोविड-19 विल वर्क बाय प्रमोटिंग बॉडी इम्यूनिटी, ठीक है, बाय बॉडी इम्यूनिटी मीन्स एक्टिव इम्यूनिटी, बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, नो, बाय इंजेक्टिंग वीकेंड वायरस, बाय इंजेक्टिंग वीकेंड वायरस, ये पॉइंट याद रखना है, बाय इंजेक्टिंग वीकेंड वायरस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डेवलपमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी विल रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज कंसिडरेबली इन द कंट्री। देखिए, अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये डिजीज को कम करेगी। बट एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पर। इंपॉर्टेंट क्या है, आजकल जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड है। तो मैं दो सिटीज का एग्जांपल ले रहा हूं। एक सिटी का एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं कोई सिटी ले रहा हूं, मान लो कानकेर की बात करता हूं। कानकेर एक डिस्ट्रिक्ट है, पड़ती है छत्तीसगढ़ में। और मैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, दिल्ली। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दिल्ली जो है वो ग्लोबलाइज्ड है, लेकिन कानकेर जो है इसका आउटसाइड वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्शन तो नहीं है। तो अगर पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो ये वर्क करेगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन ज्यादा मूव नहीं कर रही है, ये यहीं पे रहेगी। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहां पे क्या है, काफी सारी कंट्री से लोग दिल्ली में वर्क करने आते हैं, तो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो चेंज होता रहेगा। Are you getting this point? So when population composition changes, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा असेसमेंट पहले आया था वो असेसमेंट चेंज हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में इनफ्लक्स ऑफ द पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ओके, इसीलिए दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस भी आए थे स्टार्टिंग में। सो डेवलपमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी विल रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज कंसिडरेबली इन द कंट्री। इट विल डिपेंड ऑन द डिस्ट्रिक्ट, कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे इनफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन कम है या ज्यादा है, इस पे डिपेंड करेगा। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है हमने स्टार्टिंग में दिया था, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, इट इज अ म्यूटेटेड वर्जन, वे बैक, ये सही है। सेरोलॉजिकल सर्वे कंडक्टेड फॉर असर्टेनिंग द एक्सटेंट ऑफ कम्युनिटी, डेडिकेटेड सैंपल, डेडिकेटेड नहीं है, रैंडम सैंपल, ये गलत हो गया। थर्ड, एन असेसमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, इट इज जस्ट एन इंडिकेटर, ये भी गलत हो गया। वैक्सीन ऑफ कोविड-19 विल वर्क बाय प्रमोटिंग बॉडी इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, नो, बाय इंजेक्टिंग द वायरस, बिकॉज एंटीबॉडीज जिसमें इंजेक्ट करते हैं उसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी विल रिड्यूस द इंसिडेंस, इट विल डिपेंड फ्रॉम सिटी टू सिटी, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली वन। तो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं तब तक ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आई होप आज के डिस्कशन में आपको कुछ समझ में आया हो। ये मेरा कोर एरिया नहीं है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग कि आपको बता सकूं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो दिस शुड बी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आप एक जनरल क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे मेरे से कि सर अब करना क्या चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, लेकिन एक चीज बहुत जो क्लियर है, जो एविडेंस अदर कंट्री से, टेस्टिंग। साइलेंट कैरियर्स नहीं होने चाहिए। एसिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक कैरियर्स, जैसे जो ऐसे लोग हैं जिनको कोविड का इश्यू है लेकिन एसिम्टोमेटिक है, ये स्प्रेड करते हैं प्रॉब्लम को, डिजीज को क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या लगाया है? लॉकडाउन। और टेस्टिंग हमको बढ़ानी है। इंडिया ने अभी रिकॉर्ड टेस्टिंग करी, एक दिन में हमने 4 लाख से ज्यादा सैंपल्स टेस्ट किए हैं। और रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इंडिया में मॉडर्न टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप करी है, शायद कोलकाता में की है, और शायद साउथ में की है, आई कांट रिकॉल द डिस्ट्रिक्ट्स, बट शायद कल या परसों उन्होंने मॉडर्न टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप करी है। सो हमें टेस्टिंग बढ़ानी है, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ा करके क्या होगा, हम लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करके, ताकि जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं ये डिजीज को स्प्रेड ना करें। यस, सो टेस्टिंग हमको बढ़ानी है, जिसके लिए हमको कैपेबिलिटी बढ़ानी है। और रिसेंटली जो गवर्नमेंट है वो टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इवन इजराइल इज कमिंग अप विद इंडिया टू फाइंड आउट द मॉडर्न टेस्टिंग सॉल्यूशंस। यस, और लॉकडाउन और ये जो सोशल वैक्सीन, जो टर्म बहुत पॉपुलर हुआ है, सोशल वैक्सीन, मतलब ये है जब तक कोई एक्चुअल वैक्सीन नहीं आती है, लोगों को समझदारी जरूरी है।
लोग एक दूसरे से दूर रहें। तो जब लोग दूर रहेंगे, सोशल कॉन्टैक्ट थोड़ा कम रखेंगे बिकॉज ऑफ कोविड, तो अपने आप ही वायरस स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो अभी ये जो इशू है वो आत्मनिर्भर भारत पे ज्यादा डिपेंड करता है कि हम इन इश्यूज को कैसे खुद से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो मेरे ओपिनियन में एक तो टेस्टिंग हमको तेजी से रखनी चाहिए, दूसरा सोशल वैक्सीनेशन, दैट मीन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। एसिम्टोमेटिक करियर्स को हम लोग को टेस्ट करके उनको आइसोलेट करना चाहिए, और लॉकडाउन का लोगों को सही तरीके से पालन करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो आज कोई क्वेश्चन तो आपको मैंने दिया नहीं है, तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू फील should be done, or if you are going to become a district magistrate of a district, how you are going to control the problem at the grassroots level. I expect everyone to give your valuable comment in the comment box. Thank you so much, and thank you for watching this video. We'll bring up with more topics for you, especially for you, so that your preparation get strengthened. मैं जो कर सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा आपको सपोर्ट करने की, आपको भी पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर।